नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, सुरक्षित हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ रहे थे, हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो भी पृष्ठभूमि था, उसके उद्देश्य थे, उसके परिणाम थे, हमने सभी आयामों पर चर्चा की थी। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे और भारत को आज़ादी तक ले जाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोगों ने चर्चा कर ली थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की, क्विट इंडिया मूवमेंट। काफ़ी ये सफल भी रहा, देखा जाए ये सबसे सफल आंदोलनों में से इसकी गिनती की जा सकती है। अब इसके बाद जो है कुछ आती हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें, जैसे सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहती है भारत की आज़ादी में, उनसे संबंधित जो है विषयों पर हम चर्चा करेंगे। फिर साथ ही भारत की आज़ादी के लिए कौन से ऐसे प्लान आते हैं कि उसके तहत भारत को आज़ादी मिलती है, कैसे पाकिस्तान से भारत अलग होता है। तो इस प्रकार सब आज हम लोग टॉपिक को देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो पहले तो एक समरी देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को, इनसे संबंधित इनका जो समय टाइम पीरियड है, मतलब वैसे तो इनका जो भी समय है तो अलग है। 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक में, और जो इनका निधन होता है वो थोड़ा सस्पेक्टेड रहता है। कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की हो या यहीं की किसी उनके खास व्यक्ति की हो, तो इस पे सस्पेक्ट है। तो वैसे इनका निधन 1945 में हो जाता है हवाई यात्रा के दौरान। तो ये तो इनकी वो बात, मतलब जीवनी जन्म मरण की बात है। लेकिन इनका जो मेन जो इनकी घटनाएं होती हैं आज़ादी से रिलेटेड, वो देखते हैं 1941 को मानते हैं, 39 से 45 इसको हमें देखना है। क्या इस दरमियान क्या क्या घटित होता है, किन किन सेनाओं की स्थापना करते हैं, कैसे अंतरिम सरकार की बाहर स्थापना करते हैं, कहाँ करते हैं, ये चीज़ें इस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो है 45 के बाद जो क्या आता है, 45 में ही और कई चीज़ें होती हैं। 1945 में आज, चलिए तो इसको हम बनाते हैं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। इसको देखते हैं क्या रहता है, इससे संबंधित घटना पूछी जाती है। इसको लाल किला भी कहते हैं, लाल किला का मुकदमा। ये जो हो जाता है, इससे संबंधित बातें क्या रहती हैं। फिर उसी में जो है 1900 कह सकते हो 45 में और घटनाएं घटित होती हैं। जो देखा जाए 1945 में ही जो क्या होता है, बेवेल प्लान आता है। बेवेल प्लान आता है, बेवेल प्लान। फिर 1900 जो है 45 में ही जो है शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये क्रम यही रहता है, लाल किला मुकदमा, फिर जो बेवेल प्लान भी रहता है और ये शिमला समझौता। इस प्रकार तीनों ये घटनाएं घटित होती हैं 1945 में। अब इसके बाद जो देखा जाए सीक्वेंस यही रहता है। अब देखते हैं 1946 में क्या रहता है। इसके बाद हम देखेंगे 1946 को। 1946 में क्या पढ़ना है, जो है इसके 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन उसको देखेंगे। फिर 1947 में जो है माउंट बेटन वायसराय भारत में नियुक्त होते हैं। माउंट बेटन प्लान आता है। माउंट बेटन प्लान
और 15 इसी में सारी घटनाएं घटित होती हैं। इसी में जो है 1947 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, जो है भारत आज़ाद होता है, भारत को आज़ादी मिलती है, को आज़ादी। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, इस प्रकार सन में कहाँ से हम लोग स्टार्ट 1939 से इस प्रकार यहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उन पे चर्चा की जाएगी, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा अब स्टोरी डिस्क्राइब करने का समय नहीं है, वो एग्ज़ाम जब हो जाएंगे इसके बाद जो है लेक्चर डिस्क्राइब वाला एक टॉपिक लिया जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से सारी पूरी घटना, उससे जो रोचक बातें हैं, जो इसका परिणाम क्या रहता है, सारे उद्देश्य उससे क्या रिलेटेड रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा डीप में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड केवल हमें देखना है। तो देखते हैं क्या रहता है। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म कब होता है? जन्म जो जन्म है 25 जनवरी जो है 23 जनवरी 1897 को। कहाँ? कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। चावल का कटोरा, ठीक। तो चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक में ही स्थित है, ज्योग्राफी क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं, फिर जन्म हो जाता है। अब इनसे संबंधित कुछ बातें हैं और इनसे कुछ उपाधियां संबंधित हैं। इनको जो है देश नायक जो है कौन कहता है? रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं देश नायक की उपाधि देते हैं, मतलब देखा जाए। अब जो है दूसरी बात, इनको जो है देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी कहते हैं। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित और बातें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सा नाम दिया था? गांधी जी को महात्मा कहा। जो पूछा आता है गांधी जी को महात्मा किसने कहा, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इन्होंने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और गांधी जी के बारे में इनका क्या विचार है? गांधी जी को और कौन कह रहा है? गांधी जी को जो है राष्ट्रपिता, इन्हीं को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे इनको राष्ट्रपिता जवाहरलाल जो है यही कहते हैं। कौन? सुभाष बाबू कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। ये नाम पूछे गए हैं, मतलब समझ रहे हो। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? राष्ट्रपिता कहा जाते हैं गांधी जी, तो किसने कहा है? ये सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। और गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? इन्होंने कहा है। अब देखा जाए कुछ और बात, गांधी जी को जो बापू कौन कहता है? गांधी जी को बापू जो है जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, गांधी जी को बापू कहते हैं। अब देखते हैं, इससे संबंधित हमने ये बातें भी बता दी, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी, पूछ ली जाती हैं। गुरुदेव की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी देते हैं। गांधी जी इनको महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, और गांधी जी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि देते हैं। अब देखते हैं इनसे सुभाष चंद्र बोस से संबंधित 1939 में क्या होता है? त्रिपुरी अधिवेशन हमने पढ़ाया था। त्रिपुरी अधिवेशन में जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो प्रिय होते हैं पट्टाभी सीतारामैया को हरा के बने होते हैं अध्यक्ष त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है।
तो इसी चक्कर में जो गांधी जी की नाराज़गी के कारण इस्तीफ़ा भी दे देते हैं सुभाष बाबू, मतलब नेताजी इनका नाम क्या होता है, इनका फेमस नाम क्या है, नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है, नेताजी। तो नेताजी जो है अपना क्या देते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं। इस्तीफ़ा देने के बाद 1939 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, ब्लॉक की स्थापना करते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है ये, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कब करते हैं, 1939 में करते हैं। फिर क्या रहता है, क्या आता है देखते हैं। जो 1941 में जो है नज़रबंद किए जाते हैं, घर पे ही नज़रबंद होते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं। अब उनकी कुछ घटनाएं हैं, जैसे 1941 में ये जर्मनी पहुँचते हैं। जर्मनी में इनके क्या किस्से हैं, पहुँचते हैं। जर्मनी में क्या करते हैं, जो द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं। पूछा द फ्री इंडिया सेंटर कौन बनाता है, स्थापना करता है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कहाँ करते हैं, जर्मनी में करते हैं। और कब, 1941 में। ये क्या होता है, इसमें जो है पेपर छपवाते हैं, देश से संबंधित जो है पेपर छपवाए जाते हैं, छपवाए जाते हैं, जो प्रचार प्रसार मतलब करने का एक माध्यम होता है ये। अब उसके बाद देखते हैं, इसी में आगे देख रहे हैं, अब देखा जाए जो 1942 में क्या होता है, जो है रास बिहारी बोस जो है इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना होती है। की स्थापना कहाँ हो रही है, ये होती है बैंकॉक। ये किसकी राजधानी है, थाईलैंड की है, थाईलैंड की राजधानी है। थाईलैंड में कौन कर रहा है, रास बिहारी बोस करते हैं। रास बिहारी बोस संस्थापक है, समझ लीजिए, संस्थापक। अब जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड रहता है, क्वेश्चन उससे भी बहुत पूछे जाते हैं। अब घटना पहले देखते हैं। जो मलय पड़ता है, समझ सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, जो नीचे जो है मलय, उसको पहले कहा जाता, मलय क्षेत्र कहा जाता था। बाद में मलेशिया बना, बाद में अलग होकर सिंगापुर बन गया। तो ब्रिटेन पे पहले मलय का कब्जा था। तो मलय में क्या होता है कि एक टुकड़ी होती है, जापान की सेना से लड़ाई करती है, जापान जो है उसको हरा देता है, बंधक बना लेता है। बंधक में जो है मोहन सिंह बंधक बनाए जाते हैं, जो कैप्टन मोहन सिंह, अभी कैप्टन जुड़ जाएगा, मोहन सिंह बंधक बना लिए जाते हैं। तो वहीं जो है ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा के जो अपने पे जिम्मेदारी लेते हुए मोहन सिंह को रिहा करते हैं और जापान का मित्र घोषित करवा देते हैं। फिर इन्हीं दोनों का विचार होता है, किसका, ज्ञानी प्रीतम सिंह का, फूजीवारा का, कि इंडिया जो है जो नेशनल आर्मी बनाई जाए, मतलब इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी बनाई जाए, INA बनाया जाए। तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। तो कौन कर रहा है, करता तो विचार किसके हैं, ज्ञानी प्रीतम सिंह के और फूजीवारा के, लेकिन इसका जो नेतृत्व कौन संभालता है, कैप्टन मोहन सिंह संभालते हैं। तो देखा जाए INA जो बनती है, नेशनल आर्मी जो बनती है, तो नेशनल आर्मी का, इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी का जो उद्देश्य होता है, तो एक हिसाब से उसका उद्देश्य शुरू में जो भारत के लिए नहीं होता है, लेकिन बाद में बदलता है। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन इससे क्या आता है, इंडियन नेशनल आर्मी का संस्थापक कौन है, संस्थापक में मोहन सिंह को ही ऑप्शन में मान लिया जाता है। यदि पूछता है इंडियन नेशनल आर्मी का विचार किसने दिया, इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी INA, इसका विचार कौन देता है, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा देते हैं। यदि ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह और फूजीवारा नहीं देता है तो मोहन सिंह की टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन में बहुत डाउट रहता है इन क्वेश्चन में।
तो आप पहले देखते हैं इन चीज़ों को। फिर क्या होता है, जो INA बनता है इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी, वो क्या होती है, बाद में मोहन सिंह जो है जापान के विरुद्ध हो जाते हैं, तो जापान की सेना, जापान की सरकार द्वारा हटा दिए जाते हैं, और उससे हटने से पहले ही समझ लीजिए ये इनको सौंप देते हैं। 1942 में इसकी स्थापना होती है INA की, 1943 में सुभाष चंद्र बोस को ये क्या सौंप देते हैं, कौन, जो INA, तो सेकंड इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी कही जाती है। उसी का नाम आज़ाद हिंद फौज होता है। जब सुभाष चंद्र बोस इसकी स्थापना समझिए नए सिरे से करते हैं तो उसको आज़ाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। तो जो शुरुआत में इसके संस्थापक होते हैं वो मोहन सिंह होते हैं। यह प्रश्न में कभी कभी आता है, इससे इंडियन इंडिपेंडेंस नेशनल जो आर्मी है इससे संबंधित लोगों के नाम, तो ज्ञानी प्रीतम सिंह, फौजीवारा, मोहन सिंह का टिक लगाएंगे, ऑप्शन मिलता है यदि ऐसा। तो इस प्रकार ये प्रश्न बनता है, तो इस पर चर्चा करते हैं। अब इस पर हम क्या जैसे लिखाते हैं, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी जो है इसका गठन कब हो रहा है, 1942 में, ठीक। जो है विचार किसका, 1942 में, कहाँ मलय। अब इस समय कौन वो क्षेत्र पड़ता है, सिंगापुर है, वो सिंगापुर में होता है। विचार कौन करता है, विचार ये किसके होते हैं, विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह। और जो है दूसरा कौन है, प्रथम नेतृत्व जो संभालता है कौन, प्रथम नेतृत्व जो है, अच्छा, ज्ञानी प्रीतम सिंह है। दूसरे जो है ये भी देख लीजिए, फौजीवारा। अब जो नेतृत्व प्रथम कौन संभाल रहा है, ये जो है मोहन सिंह संभालते हैं, मोहन सिंह। अब जो है क्या होता है, मोहन सिंह आगे ये क्या होता है, मोहन सिंह सौंपते हैं किसको, ये सुभाष चंद्र बोस। अब इसी को क्या सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सेकंड इंडिया इंडिपेंडेंस नेशनल आर्मी। इसी का नाम क्या होता है, आज़ाद हिंद फौज। स्थापना इसकी समझ लीजिए, स्थापना कब होती है, 1943 में। कहाँ होती है, कहाँ हो रही है, ये हो रही स्थापना इसकी सिंगापुर, सिंगापुर। अब इस प्रकार से हमने इसको कॉन्सेप्ट को देखा। अब एक और जो है स्थापना होती है, देखते हैं 1943 में जो अफ्रीका से जो है बहुत सारे युद्धबंदी बनाए जाते हैं अफ्रीका में ब्रिटिश द्वारा, उनको ये एक करते हैं। कौन, क्या नाम है इनका, जो सुभाष बाबू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जब एक कर लेते हैं तो एक सेना बनाते हैं, उसका नाम सेना का होता है द फ्री इंडिया लीजन कह सकते हो, फ्री इंडिया लीजन। सेना का निर्माण होता है, एक सेना का निर्माण करते हैं। ये आ सकता है फ्री इंडिया, नेशनल इंडियन लीजन लिख लीजिए, नेशनल इंडियन लीजन जो सेना बनती है इसका निर्माण। लीजन शब्द याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजन जो है 1943 में कौन बनाता है, सेना का निर्माण कौन करता है, सुभाष चंद्र बोस करते हैं। ये हो जाता है। अब इस पे जो बात हो गई, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हमने चीज़ें देख ली। अब क्या होता है, जो है पर्ल हार्बर, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान क्या करता है, अमेरिका के पर्ल हार्बर जो होता है उस पर
जो एक पोर्ट होता है अमेरिका का, उस पर बम वगैरह गिराता है अमेरिका, लेकिन उसका कड़ा जवाब देते हुए जो है 2 जगहों पर एटम बम गिराता है। एक का नाम लिटिल जो बॉय बम होता है, दूसरा फैट मैन बम। ये सुबह के टाइम लगभग गिराए जाते हैं। तो एक तो 6 अगस्त जो 1945 में गिराया जाता है और एक 9 अगस्त 1945। तो इसको भी देख लेते हैं, कभी कभी प्रश्न आ जाता है। जो है 2 बम गिराए जाते हैं अमेरिका द्वारा जापान पर बम गिराया जाना, एटम बम गिराया जाना। ये क्या है? 1945 की घटना है। 1945 एक 6 अगस्त 1945 होता है। ये किस पे गिर रहा है? बम गिराया जाता है हिरोशिमा शहर है जो किसका? जापान का शहर है। कौन सा बम गिरता है इस पे? एटम बम है, लिटिल बॉय। ये जो बम है एटम बम जो गिर रहा है, सुबह 8 बजे छोड़ा जाता है। आज भी मतलब वहाँ उसके जो विकिरण वगैरह हैं, तो बच्चे विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं। तो ये देखते हैं। फिर 9 अगस्त को 9 अगस्त नागासाकी बहुत बड़ा उनका शहर है, नागासाकी जापान का। तो यहाँ पे गिराया जाता है। तो इसमें कौन है? फैट मैन बम होता है, फैटी मैन जो करके फैट मैन या फैटी मैन, एटम बम। ठीक, तो इस प्रकार ये घटना भी घटित हो जाती है। अब हम देखते हैं इसके बाद अब 1945 में क्या क्या, और सुभाष चंद्र बोस भी यहीं से लापता हो जाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन टॉपिक रहता है इसी में, उससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक होते हैं तो उन पे बाद में मुकदमा चलता है। तो इस एक घटना और घटित होती है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। सिंगापुर में 1943 की घटना पे देखते हैं। 1943 में जो है सिंगापुर में जो है सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस भारत की ये में है, इसमें सिंगापुर, भारत की अस्थाई सरकार, जिसे नाम क्या होता है? आज़ाद हिंद सरकार का गठन करते हैं। ये घटना होती है। और यही जो है आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड बनाते हैं, 4 ब्रिगेड। आज़ाद हिंद फौज की ब्रिगेड्स बनाते हैं। ये कौन होती हैं ब्रिगेड? तो एक झांसी ब्रिगेड, एक जो है गांधी ब्रिगेड होती है, एक जो होती है नेहरू ब्रिगेड, एक सुभाष ब्रिगेड होती है, तो इस प्रकार झांसी ब्रिगेड जो है लक्ष्मी सहगल जो इसकी इसका नेतृत्व करती हैं, लक्ष्मी सहगल नेतृत्व करती हैं। लक्ष्मी सहगल नेतृत्व कर रही हैं। और ये तो अपने आप खुद ही देख रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। तो ये इनमें से पूछा था कौन सी ब्रिगेड नहीं शामिल थी, तो ये नाम जब तक नहीं याद है उसमें गांधी ब्रिगेड जो है, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, भगत सिंह ब्रिगेड दे दिया, तो आपको भगत सिंह ब्रिगेड नहीं हुई, यहाँ पे यही नाम है। ठीक, ये झांसी ब्रिगेड। तो इस प्रकार रहता है सुभाष चंद्र बोस का मामला। सिंगापुर की घटना ये हो जाती है। यहाँ पर जो है टोक्यो पहुँचते हैं, वहाँ रेडियो प्रसारण करते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो कुछ घटनाएँ होती हैं। तो अब देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद सेना बनी होती है, आज़ाद हिंद फौज,
तो उसमें जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उन पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चलाया जाता है, सबको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन जो है भोला भाई देसाई होते हैं मुख्य वकील के रूप में, उनके सहयोगी होते हैं कैलाश काटजू हैं और तेज प्रभात सप्रू हैं, अरुणा आसिफ अली हैं, जो जवाहरलाल नेहरू हैं। 30 वर्षों बाद आते हैं कि ये कोट पहनते हैं, वकालत करने का जाते हैं, मतलब बचाने के लिए। तो इन लोगों के नेतृत्व में किसके, जो वकील थे, कौन, भोला भाई देसाई, उनके सहयोगी वकील के रूप में ये लोग मुकदमा लड़ते हैं। किसको बचाने के लिए, जो भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी पे ब्रिटिश मुकदमा चला रहे होते हैं और फांसी की सज़ा लगभग दे दी गई होती है। अब ये बचाते हैं, फिर बचाने में क्या रहता है, इतना प्रेशर आ जाता है ब्रिटिश सरकार पर, जो बेवेल होता है उसको मजबूरन जो है फांसी की सज़ा को कारावास में डलना होता है। उनके नाम देखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पे फांसी की सज़ा चलाई गई, किसको 7 वर्ष की सज़ा दी गई, क्योंकि ज़्यादातर 3 लोगों को 3 वर्ष की दी गई और 1 लोगों को 7 वर्ष की। प्रश्न पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाने की संभावना है लाल किले पर मुकदमा से संबंधित। तो हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा या लाल किला का मुकदमा के नाम से जाना जाता है। लाल किला का मुकदमा। लाल किला का मुकदमा होता है, किन लोगों पे चलता है, मेन एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम होता है, एक सिख होता है, इस प्रकार चलाते हैं। तो प्रेम सहगल पे चलता है, ठीक। गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पे चलता है, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों सिख हैं, ढिल्लो और सहनवाज ये मुस्लिम हैं, सहनवाज इन लोगों पे क्या है, मुकदमा चलता है, मुकदमा चलता है। फिर इन्हीं की ओर से जो वकील होते हैं वो पूरी वकील की टीम इनको बचाती है, बेवेल पे प्रेशर डालती है। तो इनकी सज़ा कितने वर्ष में हो जाती है, 3 वर्ष की सज़ा हो जाती है। फांसी से कम होकर 3 वर्ष। वहीं राशिद अली भी रहते हैं, ये मुस्लिम, और ये क्या रहता है, ये मुस्लिम है, ये सिख हैं, क्या इसमें लिखे हैं, हिंदू हैं, ठीक। ये तीनों को रखता है मुसलमान जो है टारगेट पे रखते हैं, मुस्लिम सिख हिंदू तीनों को अंग्रेज सरकार टारगेट पे रखती है। अब क्या रहता है, एक राशिद अली होते हैं, राशिद अली इनको क्या है, इनको 7 वर्ष की सज़ा, इनको 7 वर्ष का कारावास होता है। अब लाल किले का जो मुकदमा होता है उसकी जो देखता है उसे कौन है, लाल किले के मुकदमा लाल किले का मुकदमा लड़ने वाला वकील जो है, वकील या अधिवक्ता, प्रमुख जो हैं इसमें भोला भाई देसाई हैं, भोला भाई देसाई प्रमुख हैं, ये नेतृत्व इन्हीं का है। अब इनके कोऑपरेटिव क्या हैं, इनके जो सहयोगी हैं वो तेज बहादुर सप्रू हैं, सप्रू। दूसरे कौन इंपॉर्टेंट हैं इनके साथ में, कैलाश नाथ काटजू हैं, काटजू। और कौन है इनके साथ में, जवाहरलाल नेहरू हैं। और कौन इनके साथ में है, अरुणा आसिफ अली हैं, आसफ अली। इसमें जो है मुस्लिम लीग भी जो है अंग्रेज़ों का विरोध करती है, तो कांग्रेस तो कर ही रही होती है और मुस्लिम लीग, ये कांग्रेस जो है, ये इस समय की कांग्रेस का मतलब नहीं, ये कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC जो है, इसकी स्थापना 1885 हालांकि है वही कांग्रेस, लेकिन उसका उस समय का रूप जो है अलग है। ये एक इस समय की राजनीतिक रूप है। उस समय कांग्रेस का मतलब भारत था,
जो कांग्रेस उसमें फैसले ले रही थी वो बिल्कुल राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए सब में लगभग कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और लगभग कांग्रेस की ही अधिवेशन में पास हुआ। तो उस समय कांग्रेस का मतलब भारत था, ये कांग्रेस। और इस समय जो कांग्रेस है बच्चे कुछ कन्फ्यूज हो जाते हैं, कांग्रेस उसका पूरा नाम है INSC, इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हालांकि वही कांग्रेस का रूप जो है आज ही, मतलब जो कांग्रेस स्थापना हुई थी वही कांग्रेस है, उसका वही सिंबल है हाथ पंजा वाला। लेकिन उस समय कांग्रेस का मतलब क्या था? देश की आज़ादी का सिंह था। इस समय कांग्रेस राजनीति से संबंधित पार्टी है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। अब ये हो जाता है संबंध। अब इसके बाद जो है बेवल प्लान हमने बताया, फिर शिमला समझौता। तो एक कभी कभी आता है आज़ाद हिंद दिवस कब मनाया जाता है? तो इन पे जो मुकदमा होता है 12/11 में, ये मुकदमा जो है ये मुकदमा जीतते हैं भारतीय वकील, समझिए जीतते हैं भारतीय वकील, जीतते हैं क्या भारतीय वकील 11 नवंबर में जीतते हैं। तो इसीलिए 12 नवंबर को है आज़ाद हिंद दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। आज़ाद हिंद दिवस मनाया गया। ये प्रश्न पूछा गया है, आज़ाद हिंद दिवस मनाया जाता है ये 12 नवंबर को, ये याद रखना है। किस तारीख को मनाया जाता है? 12 नवंबर। अब आगे हम चर्चा करते हैं क्या रहता है मैटर। अब हमने अगली घटना क्या बताई थी? लाल किला का मुकदमा तो है, स्टार्ट तो घटना होती है देखा जाए मार्च अप्रैल साइड में, लेकिन जो है रिजल्ट का इस समय सीन होता है। तो सीक्वेंस याद रखना है। पहला क्या रहता है? लाल किला आज़ाद हिंद, मतलब लाल किला का मतलब क्या? आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा। दूसरा क्या है? बेवल प्लान हो रहा है। फिर तीसरा शिमला। ये सीक्वेंस आता है, अच्छे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है, गलती कर देते हैं। ये तीनों क्या हो रहे हैं? 1945। तो एक ही शॉर्टकट याद रख सकते हो, आज बेबी शिमला, और फिर उसके बाद क्या रख सकते हो यहाँ पे 1946 में नौसेना विद्रोह हो रहा है। नौसेना विद्रोह ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, बस इसमें यही पूछा आता है। नौसेना विद्रोह होता है, इसका कारण यही होता है कि जो नौसैनिकों को क्या होता है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है, नस्ली भेदभाव किया जा रहा होता है, अच्छा खाना पीना नहीं हो रहा होता है और राष्ट्रीयता कहीं ना कहीं जाग चुकी होती है, तो विद्रोह होता ही होता है। तो ये भी घटना होती है सीक्वेंस में। तो ये सीक्वेंस याद रख सकते हो 1945-46 में 4 चीज़ों का। तो याद रख सकते हो, आज बेबी शिमला नैनीताल चलते हैं। ठीक है, तो आज आज़ाद हिंद फौज मतलब लाल किला मुकदमा, बेबी मतलब बेवल प्लान, और शिमला मतलब घूमने वाला है ही है, नए का मतलब नौसेना नैनीताल। ठीक, तो आज हम इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो, आज बेबी शिमला नैनीताल चलते हैं, नैनीताल चलते हैं। तो एक शॉर्टकट है, अब बस इसमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये याद भी हमारी समझ से वो जल्दी हो जाएगा। ठीक, तो आज का मतलब क्या? आज़ाद हिंद फौज मतलब मुकदमा लाल किला। ठीक, यही घटना, इसको लाल किला भी कह देते हैं, लाल किला। और लाल भी शब्द ज़्यादा जानते ही हो, ज़्यादातर जो प्रेम से संबंधित शब्द रहता है, हर चीज़ प्रेम में लाल ही दिखाई देती है, जो है लाल का ही ज़्यादातर हर जगह सिंबल या कोई भी होता है यूज किया जाता है। अब देखते हैं आगे क्या सीन है। रेड रोज़ है, रेड हर चीज़ ही रेड ही को दिखाते हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। अब हम आगे देखेंगे बेवल प्लान आता है, हमने कहा ना बेवल प्लान। अब बेवल प्लान, बेवल नाम होता है लेकिन बेवल समझाने भर के लिए बेवल कह दिया। बेवल प्लान ये क्या होता है? ये वायसराय होता है, 1945 में रहता है, 1945 में बेवल प्लान आता है। बेवल प्लान 1945। ये क्या रहता है? इसमें मेन जो क्या है, ये वायसराय होते हैं, ये एक प्रावधान देते हैं बेवल प्लान के रूप में। उस प्रावधान में जो एक मतलब प्रस्ताव होता है उसमें कुछ प्रावधान दिए जाते हैं इस प्लान के तहत। जैसे कुछ प्रावधान है से इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ इसमें से पूछ ले जाते हैं, इनमें से कौन सी बात बेवल प्लान के अनुसार है या बेवल प्लान में निम्नलिखित कौन सी बात नहीं थी। तो जानोगे कौन सी बात है तभी तो बताओगे कौन सी नहीं थी। तो एक तो है जैसे
कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद में कमांडर इन चीफ व वायसराय के पद को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट जो बात है इसे पूछा आता है, किस में ये बात आती है, जो है कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिमों की संख्या हिंदू सवर्णों की संख्या के बराबर होगी, सवर्णों की संख्या के बराबर होगी, की संख्या के बराबर होगी। ये कब आ रहा है जो वेवेल प्लान जो है? 14 जून 1945। अब उसके बाद क्या रहता है, मतलब जून 1945 याद रख सकते हो। एक है कार्यकारिणी में प्रतिरक्षा, मतलब रक्षा विभाग छोड़कर, प्रतिरक्षा छोड़कर शेष सभी भारतीयों के पास। और तीसरा क्या था? शिमला सम्मेलन बुलाया जाएगा या शिमला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब ये होता है, ये प्लान वेवेल प्लान का आता है। मेन ये जो इम्पोर्टेंट रहता है पूछा आता है, कभी कभी प्रश्न आ चुका है। तो अब हम देखते हैं इसके बाद क्या चर्चा रहती है। वेवेल प्लान आ गया, शिमला सम्मेलन, सीक्वेंस ही बहुत पूछा आता है। अगर हमने सीक्वेंस बता दिया, वो 4 चीज़ों का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब वेवेल प्लान क्या? शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन कब आ रहा है? 25 जून, लगभग 25 जून 1945। इसमें जो है कौन भारत की कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये हैं। और इधर जो है मुस्लिम लीग जो है कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये रहते हैं, लेकिन ये असफल होता है, ये असफल है। कांग्रेस खुद ही इसको स्वीकार नहीं कर रही होती है, असफल हो जाता है। ये कौन कर रहा है? 1946 में चर्चिल भेजते हैं। ये प्लान जो है चर्चिल के समय हो रहा है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन है? चर्चिल है उस समय। उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम ऑफ ब्रिटेन के हैं। ये मतलब चर्चिल की ही प्लानिंग होती है। वायसराय उस समय वेवेल होते हैं, तो वेवेल के समय ये पूरा सिस्टम घटित होता है। जो भी ये पूरा देख रहे हैं घटनाक्रम वेवेल के समय हो रहा है। अब देखते हैं, वेवेल प्लान हो गया। अब ये असफल रहा, फिर जो है क्या होता है, फिर क्या करता है चर्चिल जो है, चर्चिल कौन है? पीएम ब्रिटेन का पीएम है। अब चर्चिल जो है क्या सोचता है कि कुछ और अगला प्लान किया, तो कैबिनेट मिशन जाती है। कैबिनेट मिशन। अब उसके बाद वहाँ भी सरकार चेंज हो रही होती है। चर्चिल जो लेबर पार्टी, वो कंजर्वेटिव पार्टी के होते हैं, लेबर पार्टी की सरकार आनी होती है। यहीं पे अब क्या होता है, आगे चल के क्या हो जाता है, यहीं पे कंजर्वेटिव, इसको चर्चिल से नहीं जोड़ते कैबिनेट मिशन को। उस समय 46 में चर्चिल होते हैं,
फिर 46 के बाद ही वहाँ कंजर, ये लेबर पार्टी के हैं, ये भी याद रखिएगा, पार्टी होती है हर एक प्रधानमंत्री की, ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, वेटिव पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी के। अब ये है, हाँ कंजर्वेटिव पार्टी के, ये जो है लेबर पार्टी के आते हैं, लेबर पार्टी के, जो इटली है, इटली, इटली का बनना बहुत जरूरी होता है। इटली भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य में, जो परिप्रेक्ष्य में इटली का जो दृष्टिकोण है भारत के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी सही रहता है, इनसे सही रहता है चर्चिल से। हालांकि मजबूरी इनके पास भी होती है आज़ाद करने की, वरना ये भी आज़ाद नहीं करते भारत को, मतलब करने के प्लान नहीं करते। अब देखते हैं कैबिनेट मिशन आता है, ये जो है 15 मार्च को, 15 मार्च गठित होता है, कहाँ, ब्रिटेन में ही गठित, या 15 मार्च को इसका विचार किया जाता है, इसका विचार होता है, विचार होता है। भारत आता है, भारत में, भारत 24 मार्च 1946 को आता है, ये 46 में ही होता है, ये 1946, ये भी, ये भारत आ गया, भारत आता है, भारत आता है 24 मार्च 1946। इसमें 3 लोग होते हैं, एक तो पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, 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 फिर एडोल्फ क्रिप्स, क्रिप्स याद रख सकते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स याद रख सकते हैं, स्टोफर्ड क्रिप्स, क्रिप्स हैं। जो तीसरा कौन रहता है, एबी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य हैं। कभी कभी आता है कौन सा इनमें क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन में सदस्य नहीं था, तो 3 याद होने चाहिए तभी बता सकते हो। और ये जो होते हैं प्रमुख होते हैं, ये प्रमुख हैं, समझिए अध्यक्ष हैं, ये पूरे अध्यक्ष हैं एक प्रकार से, ये पूरे जो कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन क्या कहा जाता है, क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, ब्रिटेन में 3 कैबिनेट मंत्री हैं का दर्जा होता है, तभी इनको कैबिनेट मिशन के तहत भेजा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य क्या है इसका, सत्ता हस्तांतरण, सत्ता हस्तांतरण, जो सत्ता हस्तांतरण में दीर्घकालीन व लघुकालीन समस्या पर विवरण तैयार करना, पर विवरण तैयार करना। अब होता है क्या, अब इसके बाद देखते हैं, कैबिनेट मिशन आ गया, पूछा जाता है कैबिनेट मिशन से संबंधित बातें कुछ हैं। जो कैबिनेट मिशन आता है इसमें कहा जाता है कि भारत की एकता बनी रहे, इसमें प्रावधान क्या होता है। दूसरा, भारत में सभी रियासतों को मिलाकर भारत को एक संघ के रूप में बनाया जाए। फिर तीसरी बात क्या रहती है कि जो है भारत का एक संविधान सभा बनेगी जो कि संविधान का निर्माण करेगी। उस संविधान सभा में जो है प्रांतीय जो क्षेत्र हैं उनके प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और साथ में कैबिनेट मिशन जो होती है एक और सुझाव देती है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। जब तक संविधान सभा बन के तैयार नहीं होती तब तक एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, वो देश को तब तक चलाने में भूमिका निभाए। तो इस प्रकार देखेंगे प्रावधान क्या है उसके, किसके, कैबिनेट मिशन के, कैबिनेट मिशन के प्रावधान क्या है। भारत में एकता बनी रहे और सबसे बड़ी इसमें एक प्रावधान होता है कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा देता है। पाकिस्तान की मांग को ठुकराना और जो है भारत को एक संघ के रूप में बनाना, जिसमें देशी रियासतें शामिल होंगी,
शामिल होंगी। और क्या रहता है, और क्या कह सकते हो इसमें जो है, एक रहता है प्रांतों को 3 कैटेगरियों में बांटते हैं, प्रांतों को 3 समूहों में बांटते हैं, 3 समूह में बांटते हैं, बांटते हैं। और एक क्या रहेगा, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। क्यों? संविधान, भारत का संविधान बनाने के लिए, बनाने हेतु क्या है, संविधान सभा का निर्माण, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, के निर्वाचित सदस्य एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि, ये इस प्रकार जो है देखते हैं, इस प्रकार जो है कैबिनेट मिशन आता है। इससे अब कुछ भी बाहर नहीं हो सकता, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा जाए क्या था कैबिनेट मिशन, क्या था। अब क्या होता है, अब कांग्रेस भी मन नहीं होता है इसको स्वीकार करने का, और मुस्लिम लीग का तो मन होता ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया जाता है इसमें। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इच्छा के कारण ये दोनों जो हैं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कैबिनेट मिशन को। लेकिन जहाँ जवाहरलाल नेहरू जो है उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं कि जो 3 समूहों में प्रांतों को बांटा गया है, इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं कि किस प्रकार 3 समूहों में बांटोगे, ये अनिवार्य नहीं है। वहीं से क्या होता है, जो जिन्ना को मौका मिल जाता है वो क्या है, सीधी कार्यवाही, मतलब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में 16 अगस्त को मनाता है। बहुत बड़ी हिंसा होती है, मतलब बहुत बड़ा दंगा का रूप लेता है वो सीधी कार्रवाई दिवस जो है। कहीं ना कहीं वो वहीं से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान का एक होना लगभग उम्मीदें ख़त्म हो जाती है। तो इस पे देखते हैं कैबिनेट मिशन। अच्छा, ये देखते हैं फिर कैबिनेट मिशन स्वीकार करते हैं कौन, मुस्लिम लीग भी कर रही, मुस्लिम लीग। वही दूसरी ओर कौन कर रहा है, कांग्रेस। मगर आपत्ति किस चीज़ की है, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई है, पाकिस्तान मांग न स्वीकार की गई, पाकिस्तान की मांग न स्वीकार होना, ये उसमें प्रावधान था ना होना। और इधर कांग्रेस क्या है, प्रांतों का समूहीकरण जो है, प्रांतों का सामूहिकरण के लिए नाराज। जवाहरलाल नेहरू अनिच्छा जाहिर करते हैं, अनिच्छा प्रकट करते हैं, इसी पे अनिच्छा प्रकट करते हैं। तो ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये भी अपनी जो वैसे परेशान होते हैं तो यह मतलब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देते हैं, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार। क्योंकि जो है पाकिस्तान की मांग, न स्वीकार होना ये हो जाता है। अब ये हो गया, घटना घटित होती है। इसके बाद देखते हैं, बस अब ये जो है टॉपिक समझे कंप्लीट हो रहा है। अब कैबिनेट मिशन के बाद जो है अब अंतरिम सरकार का प्रस्ताव वायसराय जो देता है, अंतरिम सरकार गठन की जाए। बेवल वायसराय जो होता है, वायसराय अंतरिम सरकार गठन को कहता है। गठन के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करता है, कांग्रेस को आमंत्रित
वहीं पर कांग्रेस आमंत्रित हो जाती है। फिर जो है अब क्या होता है, तो अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सितंबर, देख लीजिए 2 सितंबर जो है 1946 को अंतरिम सरकार का गठन अंतरिम सरकार का गठन हो गया। अब क्या होता है अंतरिम सरकार के गठन में जो है, अब सरकार बन गई। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लगभग जो है कुछ मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, कुछ मंत्रियों के पूछे जाते हैं पद। भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे, पहले श्रम मंत्री कौन रहे, पहले जो स्वास्थ्य मंत्री, पहले वित्त मंत्री। तो बाद में क्या होता है, फिर अक्टूबर में क्या होता है, मुस्लिम लीग भी जो है अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। अंतरिम सरकार में शामिल। अब देखते हैं क्या रहता है, ये अब देखना है इसमें कौन से पद हैं जो कुछ महत्वपूर्ण से जो है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पद, जैसे गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है ये, गृह संचार प्रसारण मंत्री हैं जो। फिर देखा जाए जो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं, जगजीवन राम श्रम मंत्री बन गए, श्रम मंत्री। फिर जो है राजेंद्र प्रसाद खाद्य जो है कृषि एवं खाद्य मंत्री बन गए, खाद्य मंत्री पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस पे जो है पूछे गए हैं। फिर वित्त मंत्री लियाकत अली, ये मुस्लिम लीग के होते हैं, लियाकत अली जो ये क्या बनते हैं, वित्त मंत्री जो है गजनफ़र अली खां जो ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। जो इधर आ जाओ, राघवाचारी जो बनते हैं ये शिक्षा मंत्री। और देखें वाई चुंदरीगर जो ये क्या बन रहे हैं, वाणिज्य मंत्री। अब कौन है, जो CH भाभा हैं, भाभा होमी जहांगीर भाभा, H भाभा जो हैं, जो अब ये क्या बन रहे हैं, खान व बंदरगाह मंत्री। और जो है जान मथाई उद्योग मंत्री। तो इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट हैं, पूछे गए हैं जैसे, तो उनको बता दिया गया। अब जो है इस पर जो है देखेंगे, अब अंतरिम सरकार चल रही है, बाद में मुस्लिम लीग इससे भी इस्तीफ़ा दे देती है, अलग हो जाती है। अब क्या रहता है, अब 1947 का समय आता है, 1947 वहाँ पर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार एटली प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री। अब क्या है, एटली प्रधानमंत्री हो गए। अब जो है एटली प्रधानमंत्री हैं। अब ये क्या कहते हैं, 20 फरवरी एटली क्या कह रहे हैं, 20 अपने कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है एटली कह रहे हैं 20 फरवरी को 20 फरवरी 1947 को क्या कह रहे हैं कि भारत को जून 1948 से पहले आज़ाद कर दिया जाएगा।
ये कौन कह रहा है? हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स में, कॉमन्स में क्या कह रहे हैं? जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, भारत को आज़ाद किया जाएगा। अब क्या रहता है? अब जो है किसको भेजते हैं? अब इसी परिप्रेक्ष्य में जो है इटली ये कह रहे हैं, ये इटली कहते हैं, ये इटली कह रहे हैं। इटली इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखते हैं। इटली जो है मार्च 1947 को भारत का वायसराय बेटन को बनाते हैं, माउंट बेटन को बनाते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन को बनाते हैं, माउंट बेटन को बनाते हैं। और भारत का विभाजन के लिए इनको योजना तैयार करने के लेते हैं। भारत का विभाजन तो नहीं कहते हैं कि कैसे भी सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, और बेटन को यहाँ की स्थिति के अनुसार छोड़ देते हैं कि तत्कालिक स्थिति जैसी भी होती है, उचित लगे वैसा तुम फैसला लेना। तो उसी आधार पर बेटन पहले तो प्रयास काफ़ी करते हैं भारत को बंटवारा ना किया जाए, लेकिन फिर बेटन देखते हैं कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही होती है, बहुत ज़्यादा भारत को क्षति पहुँच रही होती है, और साथ में ब्रिटेन जो के अधिकारी और ये जो सैनिक हैं इनको भी परेशानी हो रही होती है। तो इस दृष्टि से बेटन जो है 3 जून तो इसलिए बेटन जो है एक विभाजन परिषद बनाते हैं। फिर ब्रिटेन का यही प्लान रहता है कि अब विभाजन होना है, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, भारत को अलग कर दिया जाए। तो अब ब्रिटेन जो है विभाजन परिषद बना लिए। विधान परिषद में चीफ तो ब्रिटेन ही रहते हैं, चीफ बेटन है, माउंट बेटन है, ये हम लिख रहे हैं बेटन। और जो कौन लोग होते हैं? जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 2 लोग हो गए, ये 3 लोगों के ये विभाजन परिषद है। 3 जून 1947 को फैसला लेते हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन होगा, भारत व पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, 2 अलग देश होंगे, ये होंगे। अब ये हो जाता है। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो इसी के परिप्रेक्ष्य में इसी को आधार मानकर, इसी बेटन प्लान को आधार मानकर क्या होता है? ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन का जो संसद है उसमें 18 जुलाई को क्या हो रहा है? 4 जुलाई 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो कह सकते हो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित होता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित होता है। और 18 जुलाई 1947 को पारित है। मतलब देखा जाए जो है यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 18 जुलाई 1947 को जो है भारत का स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। स्वतंत्रता अधिनियम पारित, जिसमें 15 अगस्त को भारत
को भारत आज़ाद को भारत व पाकिस्तान दो देश होंगे, दो देश होंगे, मतलब वही जो बेटन का प्लान था। अब बात आ जाती है, बस यहीं से प्रश्न आता है, स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को पारित होता है। इसी के आधार पर, जिसके आधार पर लिख लो, जिसके आधार पर ये। अच्छा, कभी कभी आता है भारत पाकिस्तान का विभाजन किसको जो औपचारिक रूप से माना जाता है? तो यही 3 जून 1947, या कह सकते हो प्रश्न आ जाता है माउंट बेटन प्लान कब आता है? 3 जून 1947। क्वेश्चन आता है माउंट बेटन प्लान कब आता है? डेट देता है 3 जून 1900, 4 जून 1900, 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आता है। कभी कभी देश का विभाजन कब माना जाता है? तो 3 जून 1947 को, क्योंकि यहीं से क्या है, मेन आधार बनता है। वही जो स्वतंत्रता अधिनियम जो है पास होता जाके है, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो जाता है। ये बस यहीं तक जो इम्पोर्टेंट था। अब जो है जब आज़ाद हो रहा होता है तो एक मीटिंग होती है कांग्रेस की भी, जो मीटिंग होती है जून 1947 में, 1947 में कांग्रेस की दिल्ली मीटिंग होती है, कांग्रेस की मीटिंग होती है, जिसमें क्या होता है 14 जून को ये हो रही होती है, 14 जून ये हो रही होती है। इसमें क्या है, विभाजन का प्रस्ताव होता है, विभाजन का प्रस्ताव गोविंद वल्लभ पंत लाते हैं, गोविंद वल्लभ पंत लाते हैं। अब ये क्या है, इसका समर्थन कौन कर रहा है? समर्थन कौन करता है? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू करते हैं समर्थन। विरोध कौन करता है? विरोध कौन कर रहा है? जो है अब्दुल गफ्फार खां करते हैं, अब्दुल गफ्फार खां। ये कहते हैं कि इसको क्या कहते हैं कि जो है हम लोगों के आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया। जो इसको जो है जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है हम लोगों के आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक रहा है, तो इसका मतलब इस प्रकार करते हैं। तो अब्दुल गफ्फार क्या कहते हैं? कांग्रेस का नेतृत्व उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक रहा है, भेड़ियों के आगे फेंक दिया, भेड़ियों के आगे फेंक दिया। ये कहते हैं कौन? ये कह रहे हैं। और गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं या पाकिस्तान को चुनो, पाकिस्तान चुनो, या जो है या आत्महत्या। मतलब विभाजन के समझे सपोर्ट में गोविंद वल्लभ पंत होते हैं। पटेल जी भी पूरी तरीके से विभाजन के पक्ष में होते हैं। पटेल जी का कहना होता है कि यदि विभाजन नहीं करेंगे तो भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और भारत पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। भारत में पता नहीं कितने पाकिस्तान बन जाएंगे, भारत के हर एक कार्यालय में पाकिस्तान प्रकोष्ठ होगा। तो इस प्रकार जो पटेल जी की बात आती है, पटेल जी कहते हैं, ये जिनका भी कहना था, जिन्ना विभाजन करें या ना करें, लेकिन हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। और ये बात होती है इनकी। दूसरी बात क्या है? विभाजन नहीं होता है तो भारत न जाने कितने टुकड़ों में बट जाएगा, न जाने कितने टुकड़ों में बटेगा, कितने टुकड़ों में होगा, कितने टुकड़ों में विभाजित होगा।
में विभाजित होगा, विभाजित होगा, जो भारत को नष्ट करेगा। ठीक, भारत में न जाने कितने पाकिस्तान होंगे, न जाने कितने पाकिस्तान होंगे, ये इनका मानना होता है। किसका? जो है सरदार पटेल जी का। तो इस प्रकार जो है जवाहरलाल नेहरू विभाजन के पक्षधर होते हैं। जब विभाजन हो रहा होता है, अब विभाजन हो रहा है 1947 में विभाजन होता है, तो उस समय जो है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे भारत के अंतिम वायसराय, विभाजन मतलब हो गया, तो अब क्या है, भारत के अंतिम वायसराय क्वेश्चन आता है, तथा पहले गवर्नर जनरल कौन है, ये प्रश्न आता है। ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। अब जो है फिर दूसरा जो है क्या रहता है, तथा दूसरी बात क्या रहती है, जो है दूसरी बात है यहाँ पर देखते हैं, भारत के अंतिम वायसराय हो गए तथा पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो गए। अब देखा जाए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो गए? सी राजगोपालाचारी ये हो जाते हैं। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। इसी प्रकार हमने भारत को स्वतंत्रता तक पहुंचाकर स्वतंत्र कराया, और इसी के साथ जो है लगभग आधुनिक भारत का इतिहास पूरा होता है। इसी में एक क्रांतिकारी गतिविधियों का वो रहेगा टॉपिक, उसको हम एक साथ करा देंगे, जितनी प्रमुख जो क्रांतिकारी गतिविधियां रही हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आता है और इसको आपको लगता है कि हमें जो सब पढ़ाया गया है वो याद हो रहा है, तैयार हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें। प्रतिदिन जो कोशिश करें कि अपने जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर हमारे जो है वीडियो शेयर करें, इस चैनल वीडियो शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।